नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हूँ। आज की स्ट्रेट टॉक महाराष्ट्र के महासंग्राम पर दोनों ही गठबंधन, चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन हो या फिर विपक्षी गठबंधन हो, दोनों के ही जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें वादों की बहार आई हुई है। कह लीजिए कि रेवड़ी, कथित रूप से रेवड़ी कल्चर की बहार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है, वायदा किया गया है और कहीं ना कहीं किसानों की ही बात ज्यादातर महाविकास अघाड़ी करती ही भी दिख रही है। एक बात महिलाओं को वित्तीय मदद की भी दिख रही है, बिजली सस्ती करने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर सस्ती करने की बात हो रही है। तो तमाम जो ये वायदे किए गए हैं जनता से, क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं या फिर जनता को महंगाई से राहत दिलाने की नेताओं की कोशिश? आइए इन्हीं सब सवालों और तथ्यों के साथ शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो क्या ये रेवड़ियों की बहार है या फिर ये वाकई में महाराष्ट्र की जो जनता है जो परेशान है, किसान परेशान है अपने कर्ज की वजह से, अपनी फसलों की उचित दाम ना मिलने की वजह से, महिलाएं परेशान है अपना रसोई चलाने की वजह से क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, बेरोजगार युवक जो है उनको भी जो है वित्तीय मदद, मासिक भत्ता देने के वादे किए गए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की तरफ से जो घोषणा पत्र है, कहीं ना कहीं काफ़ी समानता देखने को मिल रही है और कुछ सवाल हैं जो कि हम अपने दर्शकों के लिए चुनकर लेकर आए हैं। इन सवालों और तथ्यों पर एक नजर डाल लीजिए और फिर आज के मेहमानों से इन तथ्यों और सवालों को समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। महायुति और विकास अघाड़ी के जो चुनावी वायदे हैं, काफी समानता दिखती है। किसानों के मसले पर देख लीजिए, युवाओं के मसले पर देख लीजिए, महिलाओं के मसले पर देख लीजिए, काफी समानताएं दिखती हैं। और कथित रूप से जो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की बात होती रही है, तो किस गठबंधन ने इस रेवड़ी कल्चर को बढ़ाने की कोशिश की है या फिर वास्तविकता ये है कि ये जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश है, प्रयास है? किसानों का कर्ज माफ करने की बात बीजेपी कर रही है और इसी तरह की बात जो है कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी कर रही है। महिलाओं को वित्तीय मदद देने की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात हो रही है। जाति जनगणना, अगर कहा जाए कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा वायदा है वो जाति जनगणना है, वो समानता की बात करता है, वो 50% जो आरक्षण का कोटा है उसको जो है उसको लिमिट हटाने की बात करता है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका जो नारा है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसी नारे को आगे बढ़ा रही है केंद्र की सरकार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और आरएसएस भी इससे सहमत दिख रही है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह के नारे की जो है काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है इसे। और आज के जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता है अश्विनी शाहिर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है चित्रा बाथम जी और वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं अभय कुमार दांडगी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में अभय कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, दोनों ही गठबंधन, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, दोनों के वायदे जनता के सामने अब आ चुके हैं। दोनों ही वादों को, दोनों ही पक्षों के वादों को किस तरह से देख रहे हैं अभय कुमार जी? किसानों को सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही है। कर्ज माफी की बात जब सत्ता पक्ष करता है तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल उठते हैं। किसानों का आंदोलन कह लीजिए, किसानों के एमएसपी की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो लगातार चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को बीजेपी की तरफ से किसान कर्ज माफी की बात हो रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो किसान है अपनी फसल की समय पर खरीद ना होने से परेशान दिख रहा है और ये एक चुनावी मुद्दा भी प्रमुखता से लोगों के बीच में देखा जा रहा है। अभय कुमार जी। नेहा जी, आपने शुरुआत की है। इस सेक्शन में सबसे मेन जो मुद्दा है वो किसानों का रहेगा, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के अंदर जो किसान का जो फसल होती है वो जहां पर खरीदी की जाती है वो नाफेड के केंद्र मींस गवर्नमेंट के जो सेंटर है वो अभी तक नहीं खुले हैं। आज देखिए सोयाबीन का जो रेट है, दिवाली के पीरियड में सोयाबीन का रेट करीब करीब 4,900 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट के सेंटर ओपन नहीं होने की वजह से उसे बाजार में बेचा गया। किसानों को आज जो वो सोया का जो रेट है सोयाबीन का वो 4,900 रुपए से लेकर सीधा 4,100 रुपये हो गया है।
देखिए, महाराष्ट्र सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा ली जाती है जी। और इस साल ब्राजील और अर्जेंटीना, ये दो कंट्री में सोयाबीन जो उत्पादन है वो एक्सेस प्रोडक्शन होने की वजह से महाराष्ट्र का किसान सोयाबीन के लिए रेट ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान है। दूसरी बात, अगर देखो किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अगर समझो उन्हें सही में अगर गाइडेंस करना है तो जो क्रॉप है वो क्रॉप चेंज करके लेने के बारे में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी होता है, जो कि अभी तक किया गया है। एक जो बात है, सोयाबीन या गन्ना, ये दो फसल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे ली जाती है। सोयाबीन की तरह जिसे हम मक्का कहते हैं, मक्का महाराष्ट्र में जी, उसकी फसल बोलकर यूज करना भी बहुत फायदेशीर रहेगी, क्योंकि मक्का की जो इथेनॉल बनता है उसका रेट है 70 रुपए जी। और शुगर की तरफ से जो अभय कुमार जी, है उसका रेट, माफ कीजिएगा रोक रही हूं मैं आपको, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि बीजेपी का कह लीजिए या फिर महायुति का जो घोषणा पत्र है जिसमें किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही है, ये किस वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है? विदर्भ के किसानों को या फिर जो पश्चिमी महाराष्ट्र है उधर भी, या फिर पूरे महाराष्ट्र के किसानों को संदर्भ में रखते हुए बीजेपी ने ये वायदा किया है? जी देखिए, बीजेपी को गत लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा जो फटका बैठा है वो विदर्भ में और मराठवाड़ा में जी। उनकी जो वोट बैंक है वो विदर्भ और मराठवाड़ा में कमजोर जी। मुझे लगता है कि अभय कुमार जी सही अगर देखा जाए जी, तो उनकी आवाज टूट टूट कर हम तक पहुंची है। दो इलाके में ही कर्ज माफी, बिल्कुल, विदर्भ के किसानों की जो दुर्दशा है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जो है महसूस हुआ कि इस तरह का जो कर्ज माफी का जो वायदा है वो इन किसानों की चिंताओं या फिर जो चुनौतियां हैं उसको कम कर सकती है। अश्विनी जी से मैं इससे पहले कि इस मुद्दे पर समझने की कोशिश करूं, मैं चित्रा जी से इस पर ज़रूर उत्तर चाहूँगी। चित्रा जी, कर्ज माफी की बात आप कह रहे हैं कि किसानों, जो किसान समय पर कर्ज वापस कर रहा है उसको हम जो है राशि देंगे, 50,000 रुपए देंगे। यहाँ तो सीधे सीधे बीजेपी कर्ज माफी की बात कर रही है। नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट और साफ आवाज आ रही है? जी जी। नेहा जी, आपने अगर हमारा पंचसूत्री देखा रहेगा ठीक तरीके से, तो हमने 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी किसानों की ऑलरेडी उसमें घोषणा करी हुई है। और उसके बाद में जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं उनको हम प्रोत्साहन के तौर पे 50,000 रुपए का एडिशनल इंसेंटिव देने की बात हमने करी है। ये तो घोषणा पत्र की बात हो गई। मैं आपके सामने महाराष्ट्र की जो आज की वस्तु स्थिति है उसके बारे में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी जी। महायुति की जो सरकार है, इसने आज की तारीख में महाराष्ट्र के ऊपर 7.2 लाख करोड़ का जो है कर्ज, ये बर्डन महाराष्ट्र के ऊपर डाला हुआ है। महाराष्ट्र के जो किसान हैं, ये 2023 में 2000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी है। दैट इज एन एवरेज 21 फार्मर्स पर डे सुसाइड कर रहे हैं जी। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि किसानों की ये दुर्दशा किस वजह से हुई है। ये महायुति की जो धोखे लेकर धोखे देने वाली सरकार बनी है। चित्रा जी, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तब भी किसान महाराष्ट्र का आत्महत्या कर रहा था, लेकिन उनके लिए हमने हमेशा से कुछ ना कुछ प्रोत्साहन और उनको मोटिवेट करने के लिए हमने हमेशा उनका कर्ज माफी या बाकी की जो चीजें हैं वो हमने उनको मुहैया करा के दी थी। आज आप देख रहे हैं कि एमएसपी जैसी जो चीज है, बेसिक चीज है, वो भी किसानों को पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसानों के ऊपर जो किसानी करने का जो भार है वो दुगना होता जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक ये किसानों की जो आमदनी है उसे दुगना कर देंगे, लेकिन क्या हुआ उस वायदे का? वो एक जुमला निकला। तो अभी ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने जो संकल्प पत्र लॉन्च किया है वो हमारे मुद्दों को ही कॉपी करके इन्होंने लॉन्च किया है। वो आज इसलिए वो ये सारे मुद्दे ला रहे हैं, जैसे लाड़की बहन योजना होता है। सुनिए ना,
जो लाडली बहन योजना हो जाए, क्योंकि लोकसभा 2024 के लोकसभा में इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जनता ने इनको जनादेश देने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के अंदर 30 सांसद जो है वो महाविकास आघाड़ी के चुन के आए हैं और इसी वजह से कि इसी तरीके से ये लुभावने वादे इन्होंने तब से शुरू करे हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में इस सत्ता पाने के लिए है, इसके बाद में इसका अमल ये करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोक लुभावन वादे तो कांग्रेस ने भी किए हैं और महाविकास आघाड़ी ने भी किए। 3,000 रुपए अब महिलाओं को मासिक वित्तीय मदद देने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है। चित्रा जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं। वहाँ पे हमारे सारे वादे हमने पूरे किए हैं। लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं चित्रा जी, वायदे पूरे हुए हैं, लेकिन किस तरह से आधे अधूरे वायदे पूरे हुए हैं, पूरे वायदे पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी जो सरकार है वो पूरे वादे अभी पूरी नहीं किए। जो वादा ये किया गया था कि पहली ही बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में इतनी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन क्या वो पूरे वायदे हुए हैं? कांग्रेस का हालांकि अलग दावा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी जुड़े, उनसे भी समझेंगे कि ये वादे हरियाणा में नहीं हुए किसानों की कर्ज माफी की तरह का, या फिर जब बात डबल इंजन सरकार की आती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी अलग रुख अपनाते हुए दिखती है, लेकिन डबल इंजन की जब बात आती है तो केंद्र सरकार की भी जो है स्थिति या फिर उसका रुख है वैसा दिखना जरूर चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे चलते हैं अश्विनी जी के पास, बीजेपी के प्रवक्ता। अश्विनी जी, आपने बात सुनी अभय कुमार जी की भी, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र के, कह रहे कहीं ना कहीं विदर्भ का जो किसान है या फिर जो मराठवाड़ा का किसान है उसकी दुर्दशा बहुत है, पर ये दुर्दशा तो आपकी महायुति सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। फिर अश्विनी जी, इस बात की दुहाई क्यों दी जा रही है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश का विकास बहुत तेजी से होगा, जो कि प्रदेश का विकास अब तक तो नहीं होता दिख रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, चित्रा जी ने यहाँ पर आंकड़े भी पेश किए हैं। अश्विनी जी देखिए, हमारे अभय जी जो है पत्रकार हैं, अपने नजरिए से देखते हैं और इन्होंने जो समीक्षा किया है, कुछ देखा होगा इन्होंने तो समीक्षा किया होगा जी। मगर इनको मालूम ये भी होगा कि 2014 से जब हमारी सरकार आई थी उसके पहले विदर्भ में कितना आत्महत्या होता था। वो आत्महत्या के आंकड़े पहले से अब कितने कम हो गए हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक पलायन भी होता था वहां से, उसको हमने रोका है। और अब आत्महत्याओं की बात अगर हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी तो इनको कर्नाटक में देखना चाहिए कि कितने किसान, 1300 किसान मर गए हैं, कोई सुधि नहीं ली है इन लोगों ने। मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, संकल्प पत्र हर पार्टियां घोषित करती हैं। अभी कर्नाटक में कुछ दिन पहले बैठक हुई थी और जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई जो आप लोग घोषणाएं करें वो घोषणाएं लिमिट में करें, क्योंकि आप लोग ऐसी चीजें कर देते हैं कि जिसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बहुत सही बात कही। क्यों कहा? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे ये लोग झुकाने के लिए कुछ न कुछ वायदे कर देते हैं, मगर वो पैसे खर्च हो जाते हैं। डीके शिव कुमार साहब ने तो वहां विधायकों को कह दिया कि भाई देखो, हम कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इतने वायदे कर दिए हैं हाईकमान के कहने पर कि पैसे सब उसी में खत्म हो गए हैं। वहां की महिलाएं पूछ रही हैं बसों में फ्री यात्रा कैसे मिलेगी। वहां 3 रुपए बिजली का बढ़ा दिया गया, 3 रुपए टैक्स बढ़ा दिया गया डीजल पेट्रोल पर। यही स्थिति हिमाचल में हुई। हिमाचल में जो है आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। वहां पर सभी चीजें, कौन कौन सी घोषणाएं हुई थी, क्या क्या लागू हुआ, अंत में लड़ाई समोसा की हो गई, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो मजाक बना दिया वहां का। मगर वहां भी 3 या 4 रुपए बिजली का और वैट बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पर। ये है कांग्रेस के वादे। एक वादा किसानों का याद दिलाता हूँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में राहुल गांधी जी ने 1, 2, 3, 4, 10 तक की गिनती गिनी थी, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन वो कर्ज माफ नहीं हुआ। हनुमानगढ़ में लाठियों से मारा गया किसानों को, उनके घर में आरसी भेजी गई। ये था कांग्रेस का वादा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया, लाडली बहना मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से सुपर हिट हुई हमारी। यहाँ अब महाराष्ट्र में हमने लाडली बहना 2100 रुपए किया है, तो कांग्रेस की जो है चूल्हे हिल गई हैं कि ये तो घर घर में पहुंच गए। हमने देखिए कहीं बिजली फ्री देने का वादा नहीं किया है। हमने कहा है कि 30% सस्ता करेंगे हम,
चाहे जी। रिन्यूएबल हो या एनर्जी हो, हमने सस्ता करने की बात की। लेकिन अश्विनी हमने जी, एक नारा जो जी, जी। किसानों की आय दोगुनी करने का दिया गया था स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इस नारे को तो जो है चुनावी जुमला ही ऐसा विपक्ष कह रहा है कि साबित कर रही है सत्ताधारी गठबंधन। उस नारे का, उस वायदे का क्या हुआ देखिए, अश्विनी जी? आप किसान के दो कर्ज माफी पर तो आई, ये अच्छी दो बात है, बातें अच्छा प्रयास कहूंगी, लेकिन उससे पहले किसानों की आय दोगुनी करने की बात किसान आपसे सवाल कर रहा है आज के दिन। दो बातें कहना चाहूंगा। और जो 2014 में हमारे सरकार आने के बाद, मैं किसी अनाज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो 1300-1400 है था, वो इस समय 2400 रुपए से ऊपर, 2500 रुपए से ऊपर है। जी। यानी कि दाम बढ़ा। अब सोयाबीन का जिक्र हमारे पत्रकार महोदय ने किया, सोयाबीन का 6000 रुपए हम लोगों ने एमएसपी करने की बात की है अपने संकल्प पत्र में। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जो संकल्प पत्र में लिखा या वादे किए, छोटे हो या बड़े हो, राम मंदिर से लेकर 370, 3 तलाक, ये तो बड़े वादे थे, सीए एनआरसी सब किया हमने, लेकिन जो हम कहते हैं वो करके जाते हैं। हमने किसान सम्मान निधि 15,000 करने की बात की है, 12,000 तो हम दे ही रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। हमने देखिए, लेकिन होता क्या है अश्विनी जी, जो किसानों की फसलों की जो लागत है, अगर 2014 से 2024 तक आप चले आइए तो इस लागत में भी दोगुने से अधिक का जो है इजाफा हो चुका है। लागत के अनुसार आय दोगुना करने की बात हुई थी, ना कि सिर्फ आय दोगुना करने की बात हुई थी। अगर आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हैं अश्विनी जी, सही उत्तर। मैं एकदम समझ पा रहा हूं आपकी बातों को। तो मैंने दो चीज की बात की कि एक तो हमने, देखिए अब लागत बढ़ रहा है, मैं एकदम आपकी बात से सहमत हूं जी, लेकिन हमने जो है उस चीज को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। आज 1300 से अगर 2400, 2500, 2600 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस समय अगर मान लीजिए कि 100 रुपए की लागत पर 300 रुपए की या 200 रुपए की फसल बिकती थी, तो आज 200 रुपए की लागत पर अगर 350, 450 हो रहा है, तो चीजें वही हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा कमी नहीं हुई हो उसमें, आप कमी की तरफ मत जाइए, लागत बढ़ी। और तीसरी बात, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम आज कितनी हो गई, ये भी देख लीजिए। 2014 में कितनी थी और आज कितनी है। ये 60-70 हजार के आसपास थी, आज 1,75,000 के ऊपर है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम तो चारों तरफ काम कर रहे हैं। हमारा देश सबको मिलाकर और पूरे विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई देश नहीं है हिंदुस्तान में से आगे ज्यादा तेज बढ़ने वाला, इवन चाइना और अमेरिका भी हमसे पीछे हैं। तो आज कहीं ना कहीं कुछ नीतियां, कुछ समय लगता है। पहले क्यों थे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्री, बहुत बड़े विद्वान नरसिम्हा राव जी, इन लोगों ने क्या किया, देश का सोना गिरवी रखा और हम अब लेकर आ रहे हैं। आज सर्वोच्च सोना है हिंदुस्तान में रिजर्व में। इन लोगों ने तो वो भी किया था। तो ये सब जो गड्ढे हैं, इनको भरने का काम भी हम कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन डबल इंजन सवाल, मेरा वो डबल इंजन का सवाल जो था, देखिए एक लड़ाई, अश्विनी जी, डबल इंजन का सवाल, डबल इंजन, ठीक है आप बात पूरी कर लीजिए, लेकिन फिर वो डबल इंजन वाला सवाल भी बताइए कि जब डबल इंजन की बात की जाती है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो एक प्रदेश में जहां पर चुनाव है वहां पर सस्ता सिलेंडर क्यों, और जो केंद्र स्तर पे जो डबल इंजन की बात है, तो फिर अन्य राज्यों में वो सस्ता सिलेंडर उपलब्ध क्यों नहीं होता। वही बात जो है बिजली पर भी, सस्ती बिजली पर भी लागू हो जाती है, और वही बात जो है किसानों की स्थिति, उनकी आय पर भी बात हो जाती है, या फिर कर्ज माफी पर भी बात हो जाती है। अश्विनी जी, मैं सिलेंडर पर ही बात करता हूं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की चली गई थी। उस समय हमारा सिलेंडर था 350 या 400 रुपए के अंदर। उसके बाद 14 तक सरकार आई, 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 2014 को था, नॉन सब्सिडी का। एक बहुत प्रचलित वो वीडियो वायरल होता है, तो रेणुका चौधरी जी उस समय कह रही हैं, सुनो तुम 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो तो निकल जाओ यहाँ से। कहाँ सिलेंडर सस्ता था उस समय, जरा आप बता दीजिए। हमने सब्सिडी ही तो खत्म किया है, 1241 रुपए का तो हम खरीद ही रहे थे, कौन सा महंगा तराई तराई मचा है। हाँ, अब जिन राज्यों में हम जा रहे हैं उसमें तीज त्योहारों पर देने की घोषणा कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, और सस्ता सिलेंडर देने की भी बात कर रहे हैं। तो जब हम वादा कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10 वादे हुए, उसमें 1, 2, 3, 4 करके हम पूरे कर रहे हैं, तो हम सिलेंडर भी सस्ता करने की बात अगर कर रहे हैं तो हम वो करके देंगे, क्योंकि वादों को पूरा करना हमारा काम है।
हम गलत नहीं कर रहे हैं कि खटाखट। भाई देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा था, खटाखट 8500 रुपए देंगे 5 तारीख से। सरकार बने ना बने वो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी का सिग्नेचर किया हुआ पत्रक हर घरों में पहुंच चुका था। और जब महिलाएं वो कागज लेकर पहुंची हैं 5 तारीख को, उसमें ये नहीं लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, उसमें लिखा था 5 तारीख, 4 को आ जाएगा रिजल्ट, 5 से आप लोग आ जाइए। 5 को महिलाएं पहुंची पूरे देश के कांग्रेस कार्यालयों में। उस दिन उनको पता चल गया ये खटाखट जो है ये एकदम बेवफा निकला, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। मजबूती कहाँ है, तो मोदी जी की गारंटी में है। और वो मोदी जी की जो गारंटी है उस पर भरोसा करके हरियाणा में हमको वोट देकर विजयी बनाया। जी, लेकिन हरियाणा की जनता ने अगर इतना भरोसा दिखाया तो हरियाणा के किसानों की भी तो कर्ज माफी की बात हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अश्विनी जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, अभी सवाल बहुत ज्यादा है और मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है चित्रा जी वो यहाँ पर उत्तर दे बीजेपी के आरोपों का। एक छोटा सा ब्रेक, और अभय कुमार दानगे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन वादों को किस तरीके से आंकेंगे, क्या समीक्षा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। वैसे स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चित्रा जी के पास जाएंगे। इससे पहले कि हम अभय कुमार जी के पास जाएं कुछ अन्य वादों को लेकर समझने के लिए और उनकी समीक्षा के लिए, चित्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कई दावे पेश किए हैं, उस पर अगर आप उत्तर देना चाहें तो बताइए, नहीं तो फिर आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ कहने के लिए खटाखट अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन खटाखट तो आते नहीं, जनता निराश हो रही है। चित्रा जी। नेहा जी, भाजपा को पता है कि जो हाल उनका लोकसभा 2024 के चुनाव में हुआ है, वही हाल महाराष्ट्र की जनता इनको आतुरता से सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और इसीलिए आज की तारीख में ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाओ और जुमला गाओ इस पे आ चुके हैं। ये झूठ फैलाते हैं कि हमारी सरकार में लोगों को ये नहीं मिल रहा है, सैलरीज नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसका स्पष्टीकरण आ चुका है, किसी भी महीने की कोई भी तनख्वाह किसी की भी रुकी नहीं है। इसके साथ साथ जो सेंटर से जो आने वाली चीजें हैं, राहत चीजें हैं, या जो भी उनका जो जीएसटी का पैसा है, वो सेंटर ने वेंडेटा पॉलिटिक्स के चलते हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको न देते हुए भी हमने जो स्कीम्स को लागू करने के बाद भी पॉजिटिव तरीके से उसमें बढ़ोतरी करी है हमारे। जी, वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं यहाँ पर चित्रा जी। चित्रा जी की आवाज टूट टूट कर पहुंच रही है, मुझे लगता था। जी चित्रा जी, बात पूरी करिए अगर आप सुन पा रही हैं। आपको आ रही है? बिल्कुल। मैं वही बात कर रही थी कि किसानों के हमदर्द बनने वाले ये लोग, ये झूठे लोग, इन्होंने सबसे पहले किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश करी थी लैंड एक्विजिशन बिल लाकर। जब इसका पुरजोर तरीके से राहुल जी ने संसद के अंदर विरोध किया, तब इसके बाद में इन्होंने किसानों का पूरी तरीके से गला घोटने की कोशिश करी थी 3 काले कानून लाने के बाद के साथ में, जिसकी चलते 700 किसानों की शहादत हुई थी। और 2 साल से ऊपर किसान सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरीके का मौसम झेलते हुए अपने इसके ऊपर अड़े रहे। और हेलो जी, बिल्कुल चित्रा जी, बात पूरी करिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। अपने वायदे पर अड़े रहे और इनके जो काले कारनामे हैं, इनके जो मंसूबे हैं, उसमें इन्होंने किसानों ने इनको परास्त किया था। तो ये हमें ना बताएं कि किसानों को किस तरीके से ये कोई भी तरीके की सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इनको किसानों से कोई भी हमदर्दी नहीं है। ठीक है, अश्विनी जी उत्तर देना चाहते हैं। अश्विनी जी उत्तर देना चाहते हैं। चित्रा जी, अश्विनी जी उत्तर देना चाहते हैं। अश्विनी जी उत्तर दें। देखिए, अभी जो है कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस के लोग जो थोड़ा आरोप लगाते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लिया है। ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है नेहा जी ना। मेरे पास एक लिस्ट है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स एंड ड्यूटीज फॉर अक्टूबर 2024 जी। ये पूरे स्टेट वाइज मेरे पास डेटा है, मेरे हाथ में है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश को 7,000
211 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश को 3131 करोड़ किया गया है। मैं आ जाता हूँ बिहार नहीं पर, तो अश्विनी जी, ये 17,000 करोड़ टोटल ड्यू, रिलीज किया। टोटल मैं ड्यू ज्यादा नहीं अमाउंट कहूंगा में सर। से कुछ अमाउंट है मैं या महाराष्ट्र टोटल ड्यू? जी जी टोटल ड्यू अमाउंट जो होता है उसमें से कितना है? नहीं नहीं, मैं देखिए अक्टूबर में रिलीज किया गया जो ड्यू अमाउंट होगा। देखिए हर 3 महीने पर ये रिलीज होते रहते हैं। मैं उसके आंकड़ा एक बता दे रहा हूँ। जी। महाराष्ट्र को 11,255 करोड़ रुपए दिया गया है। हिमाचल जो है इनका राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। इसी तरीके से मतलब हर स्टेट का है हमारे पास। अभी नहीं, पर अश्विनी राजस्थान है, जी, हिमाचल सिक्किम है। सरकार कहती जी। है कि 3,000 से अधिक का जो उनका ड्यू है केंद्र के कहता है? पास, केंद्र के पास 3,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, सिर्फ और सिर्फ जो है जीएसटी का। किस राज्य का? किस हिमाचल राज्य का? प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल तो अक्टूबर में अभी 1,500 करोड़ रुपए रिलीज हो गया ना। तो ये क्यों कहते हैं 3,000 करोड़ से ऊपर बकाया रिलीज? देखिए उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से रिलीज किया जाता है, सबका ठीक है, होता है। यानी ऐसा नहीं समय कि समय सिर्फ पर जो है हिमाचल का भुगतान हो या रहा है यूपी केंद्र का की हो। तरफ से। जी ठीक है। मैं आपको जी एक और आंकड़ा जी बताना चाहूंगी कि हिमाचल पिछली सरकार ने, बीजेपी की जो रूल पिछली सरकार थी, उसका फिस्कल डेफिसिट हिमाचल के ऊपर 75,000 करोड़ से ज्यादा का था। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्जा बढ़ गया है जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान, लेकिन उससे पहले जब वीरभद्र सरकार थी तो उसके समय भी जो है कर्जे में इजाफा हुआ था। ये चित्रा जी को मैं जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी। इस सवाल से आगे बढ़ते हुए अभय कुमार जी, किसानों के मुद्दे पर तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी महायुति को ये भाप गई है कि किसान इस बार अपने गुस्से का प्रदर्शन वोट ना देके कर सकते हैं। क्या वायदे का असर देखने को मिल रहा है किसानों के बीच में? क्या आप जो है अपनी जो पत्रकारिता की नजर से देख पा रहे हैं? नेहा जी, जी जी देखिए किसान जो है वो हर पार्टी के लिए इजी अवेलेबल होने वाली वोट बैंक है। जी। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्टेट का इलेक्शन हो या सेंट्रल का इलेक्शन हो, लेकिन किसान ये ऐसा वर्ग है जिसे झूठी बातें कहकर फसलाया जाता है। और हर बार कोई भी सरकार रहने दो, कांग्रेस रहने दो या बीजेपी रहने दो, उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक चाहिए होती है। जो वोट बैंक है वो इजी में फंसती है, वो है किसान। अभी मैं आपको बता दूं, अभी अश्विनी जी ने जो बताया किसानों को किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब रूरल एरिया में काम करते हैं, जब हम किसानों की खरीदारी जब देखते हैं, अभी डीएपी का जो एक थैला है डीएपी खाद, वो 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपया हो गया। फिर अभी जो है वो 1,350 रुपए, 1,350 रुपए उसका रेट लिखा होता है। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में वो 1,500 रुपए में दिया जाता है। किसान के साथ हर एक थैले के पीछे अगर 150 रुपए अगर ज्यादा लिए जाते हैं, तो आप सोचिए किसान किस हद तक लूटा जा रहा है। मैं किसी एक पक्ष के ऊपर आरोप नहीं करूंगा, लेकिन जो परिस्थिति है किसान आज जो फेस कर रहा है, उस चीज को देखने के लिए अभी तक कोई नेता आया नहीं है। किसी दुकान पर किसी नेता ने विजिट नहीं की है, ना ही कांग्रेस के नेता ने विजिट की है, ना ही बीजेपी के नेता ने विजिट की है। लेकिन जब कब इलेक्शन आता है, उस वक्त किसानों की बात और किसानों के नाम पे सिर्फ राजकारण होता है, ऐसा मेरे देखने में आया है। जी अभय कुमार जी, क्या दोनों ही गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र में मुद्दे उठाए गए हैं या फिर वायदे किए गए हैं, ये सिर्फ कहने भर के लिए ये एक चुनावी पुलिंदा है, जो है दस्तावेज है? जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो चुनावी धरती है, वहां पर नारे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या फिर जो जाति जनगणना है इस पर जोर देते हुए गठबंधन ज्यादा दिख रही है? तो ये क्या हम ये समझे कि ये जो रेवड़ी कल्चर या फिर मुफ्त की सुविधाएं देने की बात हो रही है, कर्ज माफी की बात हो रही है, ये क्या फिर चुनावी दस्तावेज जैसे महज दिख रहे हैं? नेहा जी देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो मुफ्त की योजनाएं बताई जा रही है, उसको लेकर जो टैक्स पेयर वोटर है, जो वोटर टैक्स पे देता है, वो वोटर बहुत ज्यादा नाराज है। आप देखिए कोई भी सरकार, जैसा अभी अश्विनी जी ने बताया कि कर्नाटक में खरगे जी ने मीटिंग ली थी,
और उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी आश्वासन देने के पहले 100 बार सोचिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर समझो कोई भी सरकार सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कुछ आश्वासन देती है, लाड़की बहन के लिए अगर समझो कोई पैसा देता है, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं हम महालक्ष्मी को 3,000 देंगे। आप ये जो पैसा देने वाले हो, ये पैसा कोई पॉलिटिकल लीडर खुद के पार्टी से नहीं देने वाला है या कोई लीडर खुद की जेब से नहीं देने वाला है। ये पैसा देगा तो गवर्नमेंट की देगा, गवर्नमेंट को पैसा रेवेन्यू के थ्रू आता है, फिर वो क्या करेंगे? अभय कुमार जी, ये जो महिलाओं को वित्तीय मदद है, क्या इसके प्रति टैक्स पेयर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति भी और बीजेपी के प्रति भी, या फिर अजीत पवार की पार्टी की तरफ? जी बिल्कुल, एक गुस्सा देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, एक ब्रेक लूंगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं महिलाओं को जो वित्तीय मदद देने की बात हो रही है, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स बताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में जो वायदे किए जा रहे हैं और किन वादों से लोगों को ज्यादा आपत्ति हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक। देखिए, बात फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और अभय कुमार जी के पास जाऊंगी एक और सवाल के साथ। अभय जी, जाति जनगणना, इसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? एमवीए का बहुत बड़ा जो है ये दाव है महाराष्ट्र में। नेहा जी, जातीय जनगणना के ऊपर ये इलेक्शन में आपको बहुत अच्छे खासे लीडर हारे हुए या जीते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो नारा लगाया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, उस नारे का जरूर असर देखने को मिलेगा। देखिए, जनता का जो व्यू है, जनता का व्यू, उनको एक सेफ सरकार चाहिए। जनता चाहती है उन्हें स्टेबल एक सरकार मिले। पर यहाँ महाराष्ट्र की जनता ने तो पिछले 5 साल में स्टेबल सरकार जिस तरह से देखी है, किन मूल्यों पर देखी है, कौन से मूल्य इसके लिए दिए गए, वो देखी है, तो क्या सेफ सरकार, स्थिर सरकार या फिर विश्वसनीय सरकार, किसका दाव ज्यादा लग रहा है? जी देखिए, पहले 2.5 साल में महाराष्ट्र में जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल की थी, उनको बाद के 2.5 साल में अपोजिशन में बैठना पड़ा। और हाल ऐसा है, पिछले 5 साल में कांग्रेस ने भी सत्ता ली है, शिवसेना ने भी सत्ता ली है, बीजेपी ने भी सत्ता ली है, इसलिए हर पार्टी ने 5 साल में सत्ता का उपभोग किया है। अभी जो आने वाली सरकार है, आने वाली सरकार, मतदाता ये चाहते हैं कि वो स्टेबल सरकार हो, जो कोई भी सत्ता में आए वो स्टेबल पार्टी हो। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी को या किसी 2 पार्टी को या किसी 3 पार्टी को मिलकर सत्ता बनाने का मिलेगा। मुझे तो लगता है 3 या 4 पार्टियों को एक साथ आकर सरकार बनानी पड़ेगी, जिसका खामियाना आने वाले 5 साल में फिर महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी भी महिलाओं को आप मासिक वित्तीय मदद की बात कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मानती है कि देश में बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन बार बार जब हम चुनावी घोषणा पत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाकई में इसके प्रति जनता का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। शायद यही है, रिफ्लेक्शन है आपके संकल्प पत्र में, ये दिखता है। देखिए, चुनाव में जनता जनार्दन होती है और वैसे भी राजनीतिक दल इस लोकतंत्र में हम जनता के वोट के सहारे ही चुनकर आते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है तो हम सरकार बनाते हैं। जी, इसमें देखिए, आपने अभी डबल इंजन सरकार की बात की थी, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, महिलाओं का जो पैसा हम दे रहे हैं उसको हम 2 तरीके से देखिए। पूरे हिंदुस्तान में जब से 14 के बाद हमारी सरकार जब केंद्र में आई, तो जो हमारा बड़ा इंजन था उसने एक नया चीज शुरू किया, स्वयं सहायता समूह करके महिलाओं को उद्यमी बनाने का। जी, हमने अपने इसमें भी 500 समूहों की बात की है कि उद्यमी बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ाएंगे। तो हम दोनों तरह से हम उसको स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं में आज पूरे देश में घूम लीजिए तो हर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं कितना काम कर रही हैं, इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन अश्विनी जी, एक डेटा मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगी और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगी। ये भी एक आंकड़ा है कि लगभग इस दौर में जब केंद्र में एनडीए सरकार है, महिला वर्कफोर्स जो है, जो महिला कामगार है, उनका पार्टिसिपेशन ऐतिहासिक रूप से कम हुआ है, जो कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में था। अब अगर हम इंटरनेशनल मानकों के अनुसार देखें तो भारत में महिला वर्कफोर्स जो है उसमें
में काफ़ी कमी आई है, खास करके कोविड के बाद। वो जो वर्कफोर्स जो गायब हुआ वो लौटा ही नहीं। अश्विनी जी, इस पर काम करते हुए अगर ये प्रयास है स्वयंसेवी समूहों को इनकरेज करने का, वो कहाँ दिखता है? जी वैसे तो नेहा जी देखिए, श्रीलंका बड़ा अच्छा रईस देश है, पाकिस्तान रईस है, हिंदुस्तान तो भूखमरों का देश है। ये सब भी आंकड़े आते हैं हम लोगों के पास। वर्ल्ड में भले ही हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमको भूखमरा बताया जाता है। और किस तरीके से जो है विरोधी मीडिया छापता है और उसको हिंदुस्तान में लेफ्ट इको लिबरल गैंग जो है वो उसको प्रवाहित करता है। ठीक है, चित्रा जी से मैं समझ लेती हूँ। चित्रा जी, इको लिबरल गैंग, विमेन वर्कफोर्स, जी अश्विनी जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं चित्रा जी के पास जाऊंगी। जी तो मेरा ये कहना है कि अगर हम स्वयं सहायता समूह से गांव-गांव में, हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं और गांव में जाते हैं, वहां देख रहे हैं कि हमारे घर पे जो काम करने वाली बाई थी वो भी किसी न किसी एसएचजी से जुड़ी हुई है और वो काम कर रही है और 2 पैसे वहां से भी अर्न कर रही है। इसी तरीके से हर राज्यों में हम कर रहे हैं। अब ये कैसे वर्कफोर्स कम हो गया है, अब वो वर्कफोर्स जो है स्किल्ड हुआ है, अनस्किल्ड हुआ है, कहा हुआ है, इसके भी तो आंकड़े आने चाहिए। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से समझ लेती हूं। कम हुए हैं, देखिए महिलाएं ऑफिस की कम हुई हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा निकाला जाए तो वर्क फ्रॉम होम की संख्या बढ़ी है, तो ऑफिस में जाने वाले महिलाओं की संख्या कम हो गई है, तो घरों से काम कर रही हैं। अब वो कैसे आंकड़े निकाले गए हैं, तो इसमें बड़ा ही जो है डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। जी। लेकिन देखने की बात मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकारें बहुत काम कर रही हैं। और आज महिला, अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, समय बहुत ही सीमित है अश्विनी जी, मैं चित्रा जी से भी सवाल जरूर करना चाहती हूँ, बिल्कुल संक्षेप में। जी 30 सेकंड। उत्तर प्रदेश में अभी एक प्रस्ताव आया है महिला आयोग की तरफ से कि महिलाओं के वर्क जहां पर स्थल है, चाहे जिम हो या नाट्य कला केंद्र हो या दर्जी की दुकान हो, वहां महिलाओं को रखा जाए। तो देखिए कितना बढ़िया एम्पावरमेंट की बात हो गई, महिला रोजगार की बात हो गई और एक ऑप्शन भी मिला उसको। पर क्या वो पुरुष जो पहले से ही उस दर्जी की दुकान पर है या फिर दर्जी का काम करता है, उसके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी अश्विनी जी? चुनौती कैसी होगी, मैं वही तो कह रहा हूँ। उसका रोजगार नहीं छिन रहा है। अश्विनी जी, समय बहुत ही सीमित है। चित्रा जी से मैं समझ लेना चाहती हूँ, समय सीमित है। अश्विनी जी, मतलब नहीं है मुझे बात करने के। असली आंकड़े तो ये है कि महाराष्ट्र की तारीख में महिला उत्पीड़न में देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र वो प्रदेश हुआ करता था जहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर उत्पीड़न करने वाले कांग्रेसी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश वाले कांग्रेसी नहीं है। आप जरा मुझे भी बीच में बोलने नहीं, उत्पीड़न करने वाले मैं कह रहा हूँ, उत्पीड़न करने वाले। मैं भी उत्तर प्रदेश वाले बोल रही हूँ जो नंबर 1 पे है। आप सुन लीजिए जरा ठीक से और मेरे को बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि महाराष्ट्र के अंदर 64,000 विमेन जो है वो मिसिंग है लास्ट ईयर, और 7,521 महिला जो है उनका उत्पीड़न हो चुका है। दैट मींस और एन एवरेज 7 महिला पर डे इनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं महिला उत्पीड़न के मामले में, ये खत्म नहीं हुई है। इन्होंने जब भी अभी तक जो लॉ है इम्प्लीमेंट नहीं किया, इनको महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलेंगे और झूठ बोलेंगे और जी। समय समाप्त हो गया चित्रा जी, समय समाप्त हो गया है। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया, लेकिन दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगी कि जाति जनगणना को लेकर जो पुश कांग्रेस की तरफ से या फिर एफवे की तरफ से दिया जा रहा है, उसका कितना प्रभाव वो समझती हैं, क्योंकि इसी बात को जो हरियाणा की जनता ने नकार दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अश्विनी जी आपका भी, चित्रा जी आपका भी, अभय कुमार जी आपका भी, कि आपने समय दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो जरूर हमें ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।